सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नो एंड सी। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सारे आपके जो है स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स होते हैं किसी भी क्रॉप को जो है ग्रो करने के लिए, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको जो है बताए थे, लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो है हर स्टेप को जो है क्वेश्चंस, प्रिपरेशन सॉइल से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एंट्रेंस में, उसके बाद आपका सोइंग से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे और साथ साथ में आपको बताते चलेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करता हूं आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो मैंने आपको सीक्वेंस लिखाया है, ये लास्ट के वीडियो में बताना भूल गया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड आपका इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन आपका जो हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये आपका जो सीक्वेंस दिख रहा है ना, आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सीक्वेंस से ही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है जमीन में किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चंस आपसे करूं कि चूज द राइट सीक्वेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न जो है मैं आपको साथ में बताते चलूंगा और थोड़ा सा जो है डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। तो चूज द राइट सीक्वेंस मैंने आपको यहां पे जो है लिख दिया। अब मैं 4 सीक्वेंस देता हूं आपको, नाउ प्लीज यू चूज कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो आप जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप यहां पे चूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सोइंग, सोइंग, देन मैंने लिख लिया आपका हार्वेस्टिंग, ओके, देन स्टोरेज, देन इरिगेशन, ओके। ये पहला जो है ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मैंने पहला दे दिया प्रिपरेशन, ठीक है। पूरा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि बहुत सा लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, ऐसा भी हो सकता है कि 4 ही आए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर चार ही चीज दे, यहाँ पे 4 ही टर्म अगर दे रहा है तो आपका सही सीक्वेंस उसमें भी कौन सा होगा, तो आपको वो चीज आ जाना चाहिए। तो ये आपको आ जाएगा, इसको जब करेंगे आप तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अगर हम बात करें, प्रिपरेशन लिख लिया हमने पहले, उसके बाद हमने लिख लिया हार्वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद देन हमने सोइंग लिख लिया, देन आपका स्टोरेज लिख लिया, ठीक। सी की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन आपका सोइंग, देन आपका हार्वेस्टिंग, ठीक है, देन आपका इरिगेशन। अब डी में आपका देता हूं मैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन आपका सोइंग, देन इरिगेशन, देन हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये 4 आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस में मैंने कहा आपको कि चूज द राइट सीक्वेंस। तो आप देखें सोइंग फर्स्ट में दिया आपका, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इरिगेशन। देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि आपको चीजों को समझाने के साथ साथ ये बताना कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। पढ़ तो आप भी लोगे, बट आपको पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वही चीज याद दिलाना होता है आपको, ठीक है। इसी चीज के लिए मैं यहाँ पे हूं। तो आप बिल्कुल जो है ध्यान से थोड़ा सा देखें और आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से चीजें अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उससे क्या होगा ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार कि हाँ भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना, जल्दी जल्दी वीडियोस डालना है, मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है सिलेबस। तो प्लीज बताया करो मुझे थोड़ा सा, तभी ना पता चलेगा कि आप लोग जो है पढ़ रहे हो यार, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं यार मोटिवेट हो जाऊंगा थोड़ा सा और वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊंगा आपके लिए। तो प्लीज जरूर बताया करो कमेंट सेक्शन में, या फिर जो पर्सनली मैसेज करो कि भाई जल्दी डालो, तभी ना मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें है। तो कहने का मतलब यहाँ की अगर हम चूज द राइट सीक्वेंस की बात करें तो सोइंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इरिगेशन। तो सोइंग का पहला ऑप्शन होगा। आपने जमीन को प्रिपेयर ही नहीं किया, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, आप जो है जो सीड्स को जो बो रहे हो, तो वो चीज चलो मान लो अगर सोना, अगर हम ठीक है भाई सोइंग पहला कर भी लिए तो डायरेक्ट उसके बाद हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, आपका आप इरिगेशन, ठीक है। ये इरिगेशन तो आपको 4 जो ऑप्शन, अगर 4 टर्म दिया हुआ है तो आपको देखना होगा वहां पे कि उन चारों टर्म में क्या ये स्विंग पहला चीज है, फर्स्ट चीज है। चलो मान लो ये फर्स्ट चीज आ रहा है, ठीक है, इन चारों में फर्स्ट ही आ रहा है,
अब मान लो तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए था हमारा, इरिगेशन होना चाहिए था, तब हार्वेस्टिंग होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो सीक्वेंस पूरा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसे भी गलत है क्योंकि पहला टर्म होता है आपका प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड की अगर बात करें प्रिपरेशन, चलो ठीक है, प्रिपरेशन तो पहला हो गया भाई। अब हार्वेस्टर डायरेक्ट चले गए, प्रिपरेशन के बाद हमने ना सीड्स लगाए ना पौधा कुछ लगाए, डायरेक्ट जो है हम हार्वेस्ट कर लिए, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया है ना, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए प्रिपरेशन है, ठीक है, सोइंग भी है, बिल्कुल सही है, प्रिपरेशन के बाद सोइंग, ठीक है, हाफ हार्वेस्टिंग आ गया। चलो भाई मान लो कि हम अंदर के सारे स्टेप्स को गायब भी कर दिए, तो लेकिन लास्ट के अगर ऑप्शन को देखें आप, इरिगेशन, तो चार चीजें दिया, चार टर्म दिया हुआ है, प्रिपरेशन दिया हुआ है, सोइंग है और हार्वेस्टिंग है और आपका इरिगेशन है। तो अगर हम मान भी लेते कि भाई प्रिपरेशन का सोइंग है और हार्वेस्टिंग है, चल तीन टर्म तो ठीक था, बट चौथा टर्म यहाँ इरिगेशन है, तो नहीं, हार्वेस्टिंग से पहले इरिगेशन होगा ना, ना हम जो है खेती जो है लगाए और काट भी लिए, अब हम इरिगेट करेंगे, पानी अब देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, पानी का सप्लाई कब देंगे, जब उसको जरूरत पड़ेगी, काटने के बाद थोड़ी देंगे हम, तो ये आपका ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों गलत हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे दो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, ये आपका सोइंग और ये आपका इरिगेशन और फिर हार्वेस्टिंग, तो ये आपका राइट सीक्वेंस। एक तरह से हम कुछ स्टेप्स नहीं लिखे हैं, बट आपको अगर ऐसे आएगा तो आपको चूज करना होगा ना। तो कहने का मतलब है मेरा अटेंशन, मेरा आपका मकसद यहाँ पे है कि आपका अटेंशन गेन करना है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और पैटर्न आप देख लो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो है सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। प्रिपरेशन सबसे पहला होगा, फिर आपका क्या होगा, सोइंग होगा, फिर आपको ये याद रखना है, फिर आपका जो है इरिगेशन। तो ये सारे स्टेप्स में हो सकता है कोई क्या कर दे, इंटरमीडिएट गायब कर दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना किसके बाद कौन सा होता है, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम जो है फर्स्ट से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है, आप अगर बोलेंगे सिर्फ वीडियोस देख के जो है आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मैं ज्यादा आपको जो है उम्मीद नहीं दूंगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, सिर्फ वीडियो से नहीं होगा, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। मेरा काम है कि आपको बताना थोड़ा सा डिटेल में, और चीजों को ये बताना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो चीजों को पढ़ने में। जब पढ़ेंगे तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस डालना है, तो वो चीजें आपको कब आएगा, जब आप जो है आपको पता होगा चीजें। तो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ जामिया स्टूडेंट ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने खुद क्लियर करा था, मुझे पता है सारी चीजें ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज, ठीक है। तो ये आप प्लीज जो है इस चीज का ध्यान रखें, पढ़ना है आपको भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े जो है आप दोस्त हो जाएगा सारी चीजें, नहीं, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, देखिए सवाल यह है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए अगर हम सीड, कोई भी सीड ले, मान लो कि गेहूं लिया हमने, अब हमको गेहूं की खेती जो है करना है, तो डायरेक्ट अगर मान लो सॉइल क्या बहुत टफ है, हार्ड है, अगर हम करेंगे वहां पे, तो जो सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट करेगा, तो क्या वो इतने टफ एंड हार्ड सरफेस पे वो उग पाएगा, नहीं उग पाएगा, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होता है, जो जर्मिनेट जो है ना, जो प्लांट जो निकलता है बहुत डेलिकेट होता है, वो इतने टफ सॉइल पे नहीं उग सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है फर्स्ट स्टेप है फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है, ये आप याद रखें कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग क्रॉप। तो प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन कहते हैं एक तरह से जमीन को क्या करना। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ये आप थोड़ा सा कुछ टर्म होगा मैं आपको बताता हूं साथ में। तो प्रिपरेशन जो है आपका क्या है, प्रिपरेशन जो है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो ये आपको ये चीजें है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं, दो टर्म है जो जिससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, एक होता है आपका टिलिंग, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, पहले पूरा डेफिनेशन ही ले देता हूं। एक चीज आता है द लूजनिंग, एक टर्म पहले आप लिख लो प्लीज, द लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग लिख देता हूं, ठीक है, लूजनिंग एंड टर्निंग, loosening and turning of soil is called, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग, देखिए मैं आपको जो है, मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी एज वेल एज ए गाइड की मदद से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको साथ में बताते चलूंगा, ठीक।
तो ये जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चीजें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली हमको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, अभी कोई हमारा ज्यादा टाइम और बचा नहीं है, तो इसलिए खास करके जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आते हैं हमको वो ज्यादा पढ़ना है, उस पर फोकस करना है। वैसे हम जैसे कवर करेंगे ना, तो आपको एनसीईआरटी के एक तरह से सारे क्वेश्चन जितने भी लाइन में लाइन होते हैं ना, जिससे क्वेश्चन पॉसिबल है, सब मैं डिस्कस को बताते चलूंगा, तो उसमें आप बेफिक्र होकर रहिए, ठीक है। तो द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं आपको सॉइल को लूज करना, टर्न करना, लूज करना। तो हम एक प्लो है, ठीक है, अगर हम हल की बात करें तो हल से हम जमीन को पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं। तो आप तो देख, अगर आप जाहिर से मैक्सिमम बच्चे हम लोग किसान के बच्चे, तो आपको पता होगा, तो क्या होता है कि जब जमीन में आप हल चलाएंगे तो पहले क्या होंगे, जो क्लम्स निकलते हैं, बड़े बड़े क्रम्स निकलेंगे, वो क्रम्स, तो वो ढेला जिसको कहते हैं एक तरह से, वो आएगा आपको। फिर क्या करेंगे, तो वो जो है टर्न होता है, उसको कहता है टर्निंग। जब आप हल चलाएंगे तो क्या रहता है, टर्निंग होगा। फिर आपको लूजनिंग वाला पार्ट आता है, जब बार बार चलाएंगे चलाएंगे तब जमीन थोड़ा सा क्या टूटता है, फूटता है, फिर वो एक तरह से लूज हो जाता है, ठीक है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग इज कॉल्ड, आपको कहते हैं इसको, एक टर्म आता है, दो टर्म में कहते हैं इसको, टीलिंग, ठीक है, टीलिंग, टीलिंग और प्लोइंग। प्लीज इसको याद रखें आप लोग, ठीक है। तो सवाल आपसे एंट्रेंस में जो आते हैं अक्सर इसी से आते हैं, अगर आएंगे सवाल तो इसी से आएंगे कि व्हाट इज टीलिंग, या आपको ये पूछ देगा कि लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्या। 4 एमसीक्यूज दे देंगे आपको कि आपको क्या कहेंगे, टीलिंग कहेंगे या टीलिंग और प्लोइंग, दोनों एक साथ दे सकता है, या फिर अलग अलग दे देगा कोई, ठीक है, कोई एक दे देगा साथ में, या बी में आपको दे देगा कि क्या है, ये एक तरह से आपका 4 ऑप्शंस कुछ भी बना सकते हैं, या आपका जैसे ये ग्रोइंग ऑफ सीड्स होता है, ग्रोइंग ऑफ सीड्स, या जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, अलग अलग ऑप्शन आपको कुछ भी हो सकते हैं, कहने का मतलब। तो आपको पता होना चाहिए ना आप कैसे, तो आप चूज कैसे करेंगे, जब आपको पता होगा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पता होगा, हाँ, डेफिनेशन आपको पता होगा तभी आप जो है टिक लगा पाएंगे। तो टीलिंग कहते हैं एक तरह से क्या, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग, और प्लोइंग भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, साथ में समझाता हूं आपको थोड़ा सा साथ में, कि आखिर लूज करने की जरूरत क्या पड़ती है जमीन को, ठीक है, या जमीन को टर्न करने की जरूरत क्या पड़ती है, लूजनिंग एंड टर्निंग हम क्यों करते हैं। देखो, जमीन को लूज एंड टर्न अगर टर्न करते हैं हम, तो पहले हम बता दूं आपको, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, हल यूज करते हैं, उसको एक तरह से अगर आप बोले तो उसको प्लो कहते हैं, ठीक है, हल को ही प्लो कहा जाता है। और पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम पे, बल्कि कुछ अभी भी लोग, अभी भी कुछ है रूरल इलाके में लोग अभी भी जो है कुछ छोटे जमीनों को जो है हल जोतने के लिए अभी भी जो है यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी भी मशीन टोटली आ चुका है, ऐसा नहीं है। तो क्या करते थे पहले, पहले के जमाने की अगर बात करें हम, तो हल जोतते थे, ठीक है, हल की मदद से जमीन को टर्न या जो है आपको लूज किया जाता था, ठीक। तो क्यों किया जाता था, मशीन में आपको नाम बताया प्लो है, ठीक है, प्लो है, मैं उसको पूरा आपको डायग्राम भी थोड़ा सा बता दूंगा हल्का सा। तो लूज इसलिए किया जाता है जमीन को, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, लूज सॉइल में हो पाएगा, हार्ड सरफेस में नहीं कर सकता, वो बहुत डेलिकेट होता है, तो उसको आराम से जो है जमीन कैसा चाहिए, बहुत लूज चाहिए, ठीक है। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो ठीक है, लेकिन प्लांट ग्रो होने से पहले एक और स्टेप आता है आपका, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, लूजनिंग एंड टर्निंग, लूजनिंग एंड टर्निंग क्या करता है कि लूजनिंग, आपको प्लीज इसको नोट कर ले, ठीक है, लूजनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल क्या करता है, ये हेल्प्स करता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ, इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स, माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स, ठीक है, अर्थवॉर्म्स। देखिए, जब आप जमीन को लूज करेंगे ना, तो लूजन सॉइल क्या करता है, जब आप जमीन को लूज करते हो तो लूजन सॉइल हेल्प करता है माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स एंड आपके जो अर्थवॉर्म होते हैं उसको, उसकी ग्रोथ में। अब सवाल यह है कि भाई उसकी ग्रोथ से क्या होगा, है ना। तो जैसे क्या होता है कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, जो अर्थवॉर्म होते हैं, वो क्या करता है, आपको जमीन को क्या करता है, फर्दर लूज करता है। अब कैसे करता है फर्दर लूज, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, अर्थवॉर्म में जैसे, अर्थवॉर्म या माइक्रोब जैसी जमीन में जो है आपका निकलने लगता है, वो क्या करता है कि जमीन में पहले से ही क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपके डेड प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे,
तो ये अर्थवर्म्स या माइक्रोब्स क्या करता है, दे डिकम्पोज देम। ये क्या करता है कि वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और क्योंकि उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो क्या करता है आपका डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स आपका जमीन में फिर से जो है वापस चले जाता है, और फिर जब नया पौधा उठता है तो उसी न्यूट्रिएंट्स को वो यूज करते हैं। समझ में आई बात आपको? तो कहने का मतलब लूज करेंगे जमीन को तो क्या होगा, माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म का ग्रोथ होगा, एंड फिर जब अर्थवर्म ग्रोथ होगा तो क्या होगा, अर्थवर्म क्या करेगा, डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा। किसके डिकम्पोजिशन में? प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स है या एनिमल्स है जमीन में, उसको डिकम्पोज करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जमीन में मिला देगा, ठीक है, मिल जाएगा। और फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके जो है एक तरह से जो प्लांट उगेंगे उनके लिए हेल्प होगा, और वो उसको जो यूज करेगा प्लांट्स, जो नए प्लांट्स होंगे। तो कहने का मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, वो क्या करता है, दे हेल्प्स इन एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल। जो सॉइल होती है आपके उसमें ज्यादा और ह्यूमस ऐड करता है। तो क्या करता है अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स क्या करता है, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स, microbes and earthworms ये क्या करता है, ये add humus to the soil, ठीक है, टू द सॉइल। जमीन में क्या करता है, ह्यूमस ऐड करता है, यानी एक तरह से क्या करता है, ये जमीन को फर्दर लूज करता है, ठीक है, फर्दर लूजनिंग इज डन बाय इज डन। तो फर्दर लूजनिंग इज डन कौन करता है, ये जो अर्थवर्म्स होते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, वो फर्दर जमीन को जो है लूज करता है। इससे क्या होता है कि जो प्लांट है अब आसानी से उठ सकता है, आसानी से जो बाहर निकल सकता है जमीन से, और एक हेल्दी प्लांट, क्योंकि जो है आपका न्यूट्रिएंट यूज करेगा वो जो इसने दिया है उनको, और अच्छा प्लांट जो है आपको जो है मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसीलिए खास करके, क्योंकि माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स क्या किया यहां पे इस पूरे प्रोसेस में, क्या किया, दे हेल्प्स द फार्मर। कैसे हेल्प किया, वो हेल्प कैसे किया कि उन्होंने क्या किया, जो है आपके जो डिकम्पोज किया, जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स थे उनको डिकम्पोज किया, डेड्स को है, जो डेड प्लांट तुम्हारे एनिमल्स थे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरह से यह करता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में और प्लांट ग्रोथ में फार्मर्स का मदद करता है। इसीलिए क्या करते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है इसको, फार्मर्स फ्रेंड, तो फार्मर्स फ्रेंड कौन हुआ, अर्थवर्म्स हो गए आपके, अर्थवर्म्स, और कौन हो गए आपके माइक्रोब्स, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्या करता है, फर्दर लूज करता है जमीन को, कैसे, बाय एडिंग ह्यूमस। कैसे ऐड करता है, वो क्या करता है कि डिकम्पोज करता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स या प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जमीन पे, उसको ये डिकम्पोज करता है। तो इस तरह से वो मदद करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फार्मर्स फ्रेंड किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स फर्दर जो है आपका जमीन को लूज करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसका ह्यूमस ऐड करता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बात जो है मैंने आपको बताया। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं प्लो का आपका डायग्राम करके, ठीक है। तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और मैं आपको प्लो का हल्का सा डायग्राम दिखाता हूं। हो सकता है कि आपका डायग्राम दे दे एक स्केच टाइप का, और आपसे पूछे कि उसके पार्ट्स का नाम कौन सा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या आपको पूछ देगा कि जो बैलों के या गाय को जो उनके कंधों पे जो पार्ट होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं प्लो का डायग्राम, ठीक है। देखिए अगर मुझे डायग्राम में उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, मजाक मत बनाना तुम लोग, ठीक है। तो चलो ये अगर मैं बताऊं एक रफ डायग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक, और ये है आपका ये, ठीक है, ये अगर हल है हमारा, ठीक है, इसी को कहते हैं प्लो। ये क्या हो गया, ये आपका पूरा हो गया प्लो, ठीक है, ये हो गया आपका प्लो। अब देखिए इसमें एक तीन पार्ट है, इसमें तीन पार्ट है, ये आपका इसको कहते हैं बीम। यहाँ पे जो है दो बेल होंगे, या आपके जो दो एनिमल्स होते हैं जो इसको क्या करता है, इसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये दो बेल होते हैं, और इसी को कहते हैं, ये पूरी जो है आपका ये बीम है आपका, इसको कहते हैं बीम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बीम, ठीक। और ये होते हैं आपका जो लंबा वाला आपको दिख रहा है, ये लंबा वाला, इसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट, ओके।
ठीक है बच्चों, और ये आपका जो है इसको कहते हैं आपका प्लोशेयर। तो ये 3 पार्ट होते हैं, प्लीज इसको जो है आप नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है ना कि बहुत आसान स्केच है, इसे दे देगा आपको, पूछेगा कि बीम जो है जो आपके एनिमल्स के जो कंधे पे होते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना हल्का, तो बीम कहते हैं प्लो के पार्ट का, ठीक है। और जो जो लंबा वाला होता है, जो जो आपको सवाल कर सकता है कि जो लॉन्ग आपका जो वुडन स्टिक होता है उसको क्या कहते हैं, ये वुड का बना होता है मैक्सिमम, यहाँ पे एक आयरन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो इसको कहते हैं आपका प्लो शाफ्ट और ये आपका प्लो शेयर, ठीक है। तो प्लीज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पकड़ते हैं ना हाथ से, तो अब तो ये बहुत कम दिखते हैं, कुछ अभी भी है लेकिन गांव में भी आपको दिख जाएगा, मेरे गांव में तो अभी भी है, ठीक है। तो आपका ये प्रिपरेशन ऑफ सोइल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो आपको पढ़ाएंगे सोइंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोइंग। अब जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड टॉपिक, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपका थर्ड टॉपिक है, थर्ड स्टेप है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, क्रॉप प्रोडक्शन से पहले, ठीक है, क्रॉप ग्रोथ से पहले, सॉरी, ठीक। तो मैं आपको पढ़ा था एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कहने का मतलब है कि एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपको बताऊं कि हम क्यों ऐड करते हैं मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स, क्यों ऐड करते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड क्यों करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी फसल, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो काफी एसेंशियल होता है, उसके बिना प्लांट हेल्दी ग्रो नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो अगर हम जमीन में, आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं सॉइल का, तो सॉइल के प्रिपरेशन के दौरान वो डिकम्पोज होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, अर्थवॉर्म या आपके माइक्रोब्स जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है जमीन में जो है आपका देते हैं, बट वो सफिशिएंट कभी कभी नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जमीन में जो आपकी कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, और न्यूट्रिएंट्स क्योंकि बहुत इसेंशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो उस चीज को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए वी ऐड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये चीज हम ऐड करते हैं। तो क्या है, तो ये आपका मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है आपका आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो फॉर प्लांट ग्रोथ ये न्यूट्रिएंट्स की ही शक्ल में, दीज सब्सटेंस जो है ना, कि दीज सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ जो है आपका न्यूट्रिएंट्स जो है हम ऐड करते हैं जमीन पे, और उनको जो है आपका किसी को मैन्योर, किसी को फर्टिलाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है कंपोजिशन, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो अभी जो है ना मैन्योर्स और फर्टिलाइजर जो हम उसमें ऐड करते हैं जमीन पे, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है आपका प्रॉपर आपका मिल जाए प्लांट को, और वो एक तरीके से क्या करे, फॉर हेल्दी ग्रोथ, यानी हेल्दी ग्रोथ के लिए जो है उसको हेल्दी ग्रो करे, और जो है जो खास करके जो सॉइल में जो कमी है न्यूट्रिएंट्स की उसको पूरा करे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ क्या, विथ न्यूट्रिएंट्स, विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो उसको पूरा करने के लिए हम जो है ऐड करते हैं मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो ये था। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, अभी मैं उसकी अभी बताऊंगा आज का डिफरेंशिएशन, मैं इसको जो डिफरेंस दोनों का जो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा बता दूं कि मैन्यूर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, और जो आपने मैंने बताया ना कि जो सॉरी माइक्रोब्स होते हैं, जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं या जो वर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो उससे जो बनता है आपका जो चीजें, मान लो कि बहुत आपने कई आपका डस्टबिन में भाई कई आलू, सड़ा हुआ आलू, चावल आपने जो है गंदगी चीजें जो है, प्लांट या एनिमल कैसी चीजें आपने किसी गड्ढे में रखा, और वहां पे जो है कुछ ऐसे अर्थवॉर्म्स या कुछ जो है आपके कुछ ऐसे वर्म्स उसमें रहा, और उसको क्या कर दिया, उसको जो है डिकम्पोज कर दिया। उसको जब आप क्या करते हैं, लेके जाते हैं खेतों में डालते हैं, तो जो जिस पिट पे आप गंदगी डालते हैं और एक टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उसी को कहते हैं एक तरह से मैन्योर, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताता हूं, तो वो डिकम्पोज होता है, एक वर्मी कंपोस्टिंग टर्म भी आता है, मैं आपको यहां लिखा हुआ है शायद मैंने, वर्मी कंपोस्ट, हाँ यहां पे देखेंगे तो वर्मी कंपोस्टिंग होता है, जो जैसे मैन्यूर्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो डिकम्पोजिशन होता है प्लांट का, जो डेड प्लांट एनिमल है, तो वो कौन करते हैं, तो डिकम्पोज to decompose the dead plants and animals with the help of worms and earthworms, और कुछ ऐसे worms और होंगे, तो उनकी मदद से जो हम करते हैं, यानी मैन्यूर्स का फॉर्मेशन होता है, जो डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स को, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम करते हैं वर्म्स और अर्थवॉर्म्स से, ऐसे वर्म्स के मदद से, तो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, एक तरह से कंपोस्ट का फॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ वर्म्स एंड आपका अर्थवॉर्म्स, ठीक है, या और कुछ ऐसे वर्म्स, ठीक।
तो ये है आपका, और इसी से आपका जो है ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक चीजें बनता है, वो होता है आपका मैन्यूर्स। ठीक है, तो ये हेल्प करता है आपका टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये चीज था आपका। साथ में मैं आपको ये बता दूं, इसका मैं अभी जो है आपका डिफरेंस कराऊंगा। एक चीज और होता है कि फर्टिलाइजर्स, मैंने अभी मैन्यूर्स को बता दिया कि मैन्यूर्स क्या होते हैं, मैन्यूर्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक तरह से हम फील्ड में बनाते हैं, ये खुद से अपने आप जो एक तरह से इंसेक्ट या आपकी, जैसे मैंने कहा, अर्थवॉर्म के जरिए से बन जाता है, ये नेचुरल फिनोमेना एक तरह से। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं, दीज आर केमिकल्स, ये इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी है वो आपका इसमें बनता है, तो ये केमिकल्स होते हैं। अगर कुछ केमिकल्स का नाम दूं मैं आपको, जो फर्टिलाइजर्स में यूरिया होता है, सल्फेट होता है आपका, उसके बाद एनपीके है, एनपीके का अगर बात करूं, एन में यहाँ पे नाइट्रोजन, पी आपका फॉस्फोरस, एंड आपका के स्टैंड फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो ये आपके 3 मैंने एग्जांपल दिए हैं, बुक्स में 1-2 एग्जांपल आपके और मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बट मैन्यूर्स क्या होते हैं, देज आर ऑर्गेनिक, और ये होते हैं इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक क्योंकि केमिकल्स होते हैं और ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये होते हैं मैनमेड। तो ये होते हैं फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं, अगर इसके हार्म की बात करें, देखिए मैं ऐड करते हैं हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्यों ऐड करते हैं, सो दैट प्लांट का ग्रोथ क्या हो, हेल्दी हो, और क्या करे, जो कमी है जमीन में किस चीज की, न्यूट्रिएंट्स की, उसको पूरा करे, बट एक लिमिटेड अमाउंट तक। ठीक है, लिमिटेड चीजें आप डालते हैं तो वो ठीक है। अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स का, बिकॉज दीज आर क्या है, ये आपका दीज आर केमिकल्स, तो ये हार्म होता है जमीन के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। हार्म कैसे है, अगर आप एक्सेस यूज करेंगे तो जिस जमीन में आप यूज करेंगे, जिस सॉइल में यूज करेंगे, उस सॉइल को ये लेस फर्टाइल कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जमीन को क्या करता है, वो जो है आपका हार्म करता है। ठीक, और अगर हम बात करें दूसरी चीजें, ये क्या करता है कि जैसे आपने जमीन में डाला, तो कभी बारिश हुई, आप जो किसी भी तरह से जब वहां से, जब उस जमीन से पानी जो है आपका बह के किसी नदी या नाले में जाएगा, तो क्या होगा, वो जो है एक्सेसिव जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, वो एक्वाटिक लाइफ के लिए या एनवायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। वो पानी को क्या करेगा, एक तरह से पोल्यूट कर देगा। ठीक है, और पानी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक्वाटिक लाइफ होती है, उसको एक तरह से कह रहा है कि किल कर देगा। तो एक तरह से क्या है, ये हार्म है। ठीक है, तो 2 हार्म एक तरह से आपका जो मेजर हार्म है इसका, एक तो है कि आपका सॉइल को लेस फर्टाइल कर देता है, और दूसरा आपका जो वाटर पोल्यूशन है आपका, उसको जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हम ऐड करते हैं, मैन्योर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐड क्यों करते हैं, तो ऐड करते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, एंड सेकंड पॉइंट है टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये 2 चीज के लिए हम जो ऐड करते हैं। ठीक है, एक हेल्दी तरीका है कि भाई अगर मान लो ये अगर हार्मफुल है, तो हम कौन सा तरीका अपनाएं, जमीन को जो है कि वो आपका जमीन लेस फर्टाइल भी ना हो, अच्छा हमको जो है फसल भी मिल जाए, और जो है वाटर भी पोल्यूट ना हो, तो क्या करें, तो एक जो नेचुरल तरीका अपनाते हैं हम लोग, अपना सकते हैं क्या, कि फैलो छोड़ सकते हैं जमीन को, क्या करता है, फैलो छोड़ सकते हैं, अनकल्टिवेटेड। कुछ समय के लिए आप जमीन को क्या कर दो, छोड़ दो, कुछ मत लगाओ। उसमें क्या होता है कि कहना कि जो है उसमें बहुत सारे वीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होंगे जो मरेंगे, फिर जो है वो डिकम्पोज होंगे, और देखते टाइम के बाद क्या होता है, जमीन जो है अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है फिर से उसमें आ जाता है, और फिर से एक तरह से आप जब लगाएंगे फसल, तो एक अच्छी फसल आपको मिल जाएगी। तो ये आप फैलो या अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं। दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। देखो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, मान लो कि इस बार आपने धान लगे उस खेती में। ठीक है, तो उसी खेत में, यानी उसी आपका जो जमीन है, जिस पीस ऑफ लैंड पे इस बार आपने धान लगाया, तो अगले बार आप कुछ और लगाओ। इससे क्या होता है कि जो है जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मान लो धान को लगता था, वो जरूरी नहीं है कि वो वीट को लगे, है ना, तो वो इस तरह से क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं जो उनको लगता है। तो इसी टाइम में मान लो इस टाइम गैप में फिर क्या होता है, वो अपने आप को से वो रिप्लेनिश कर लेता है जमीन। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, रोटेशन वाला मेथड जो आपका क्रॉप रोटेशन, ये भी जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है एक तरह से जमीन भी आपका जो है लेस फर्टाइल ना हो, और जो है पोल्यूट एनवायरमेंट पोल्यूट भी ना हो, और एक अच्छी फसल आपको मिल जाए। तो यू कैन फॉलो दिस 2 मेथड्स, दैट इज फॉलो और फैलो और अनकल्टिवेटेड, या फिर आपका जो है क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था फर्टिलाइजर्स को ऐड करने का। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और वो कर लेते हैं, आपका जो डिफरेंस होता है इनका मैन्योर से आपका फर्टिलाइजर का, मैं आपको वो करा देता हूं। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है आप नोट कर ले। एक चीज में और एक टर्म भूल गया, यहाँ पे मैन्योरिंग होता है। मैन्योरिंग मैंने आपको बताया कि हम जैसे कि यहाँ पे फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, ठीक है, तो मैन्योर से ऐड करते हैं, जो डिकम्पोज्ड मटेरियल हमको मिलता है पिट से, गड्ढे से या कहीं से हम लाते हैं, और जो फिर हम जो है डालते हैं, कोई राख भी डालता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मैन्योर्स ऐड करते हैं जमीन पे, उसी एडिशन ऑफ मैन्योर्स को ही
टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसी को कहते हैं मैन्यूरिंग, यानी मैन्योर का एडिशन। क्या है ये? मैन्यूरिंग। तो ये भी टर्म आपका आप याद रखना, ठीक है। तो दीज आर जो है इंपॉर्टेंट आपका था, मैंने आपसे जो है आपसे डिस्कस कर लिया। अब जो है थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स एंड आपका जो है मैन्यूर्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा करा देता हूं ताकि क्वेश्चंस आए तो आप जो है आराम से कर पाओ, ठीक है। तो प्लीज ये नोट कर लें। तो ये एनपीके क्या है? ये आपका जो है केमिकल्स हैं जो आपके क्या है फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। ओके, नाउ आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको जो डिफरेंस थोड़ा सा कर देता हूँ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या डिस्टिंग्विश कैसे करना होता है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो डिफरेंस के बारे में आपको दिखा रहा था मैं कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का क्या डिफरेंस अगर आप देखेंगे, डिस्टिंग्विश करने अगर आपको आएगा सवाल में, वेदर इट इज सब्जेक्टिव, अगर एंट्रेंस की बात भी ना करें, आपको कई बार एग्जाम में आपका फाइनल एग्जाम में तो लिखना होता है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक, तो मैन्योर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस आपके जो है डिकम्पोज्ड जो होते हैं चीजों से आता है। जैसे कोई भी अगर डेड प्लांट एनिमल से, तो उन चीजों से जो बनता है आपका सब्सटेंस, वो इंसेक्ट या माइक्रोब्स के एक्शन के वजह से जो है डिकम्पोज होता है और उनको जो है एक सब्सटेंस बनता है। आपको देखे होंगे गोबर खाद ये सारी चीजें जो है आपको गंदगी जो है एक पिट में डाल देते हैं और वो जो आपको डिकम्पोज के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो उसको जो है वो क्या होते हैं? वो सारे टोटल नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, वो अपने एक तरह से नेचुरल फिनोमेना से बनता है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके मैन्योर्स, ठीक है। तो मैन्योर्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है। बट फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स कहां पे बनते हैं? वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये होते हैं फर्टिलाइजर क्या होते हैं? मैनमेड होते हैं, इंसान बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं ना इनको, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि एनपीके की अगर हम बात करें तो एनपीके में क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम है आपका, या फिर अगर हम यूरिया की बात करें या सल्फेट की बात करें तो दीज आर क्या है? ये सॉल्ट है। ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो बनते हैं तो उसको सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। वो आप बाद में पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ये इंसान बनाते हैं खुद और ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका? ये सब्सटेंस क्या होता है? ये आपका नेचुरल होता है, बट ये आपका मैनमेड है और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, बट फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, ठीक है। मैन्योर्स प्रोवाइड करता है ह्यूमस और ये प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। अगर इसकी बात करें, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स बट दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, दे आर प्रिपेयर्ड इन द कहां? इन द फैक्ट्रीज, ठीक है। तो मैन्योर्स आर रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट बट दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, बहुत रिच होते हैं ये। जैसे आप पोटेशियम की बात करें या आपका एनपीके की बात करें या आपका सॉरी या और भी सल्फेट है, ठीक है, उनकी बात करिए, या यूरिया, तो ये बहुत रिच होते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमस ऐड करते हैं, ये ह्यूमस ऐड नहीं करते। और एक थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे जो नॉर्मल हर किसी को याद है कि ये ऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, सबको पता होता है ये। तो मेन्यूज के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेन्यूज जो होते हैं ना, तो मेन्यूज का अगर मैं थोड़ा सा बेनिफिट बताऊं कि क्या क्या आखिर मेन्यूज हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो मेन्यूज क्या करता है? इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जिस सॉइल में आप लगाएंगे, मान लो जिस खेती में आप यूज करते हैं मेन्यूज, तो ये क्या करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये जो है आपका अच्छे प्लांट की ग्रोथ के एक तरह से फायदे के लिए है, ठीक है। उसके ये क्या करता है? सॉइल को ह्यूमस, आप जैसे आप अगर मेन्यूज ऐड करते हैं तो इट मेक्स द सॉइल मोर पोरस। अब मोर पोरस होगा तो क्या होगा? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो पाएगा, उससे क्या होगा? प्लांट को जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे इंपॉर्टेंट बात है इसका जो क्या बेनिफिट है, अगर हम इससे शिफ्ट होते हैं फर्टिलाइजर से, अगर हम मेन्यूज की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या फायदा है हमारा? तो इट विल इंक्रीज द those organism, it will increase those organisms that are very friendly, those are very friendly। जैसे कि मैं बात करूं, मैं माइक्रोब्स की बात करूं, मैंने कहा ना कि माइक्रोब्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन डिकम्पोजिशन। तो ये क्या करेगा? अगर सोइल ज्यादा पोरस होगा आपका तो these organisms will increase in the field। तो इसीलिए जो है मैन्योर्स का जो है एक तरह से यूज करने के लिए कहा जाता है कि हमको वी शुड गो ऑर्गेनिक, हमें ऑर्गेनिक जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको मैन्योर्स यूज करना पड़ेगा एंड फॉर मैन्योर्स जो है आपका ये तरह से काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से आपका बेनिफिशियल है, ये थोड़ा सा आपका हार्मफुल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और देखो दोस्त, थोड़ा सा मेरे वीडियोस होते हैं वो लंबी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ डिटेल के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स का कुछ एग्जांपल्स दे दिया, तो आपको यूरिया अगर नाम दे देगा तो यूरिया क्या है, मैन्योर है या फर्टिलाइजर, तो आपको आराम से बता सकते हो। तो बीच बीच में आपको बताना पड़ता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो और समझाना नहीं पड़ता डिटेल में, तो इसीलिए खासकर क्वेश्चन वीडियो जो है लंबी हो जाती है, ठीक है। अगर आप बोलोगे भाई 5 मिनट वाला 5 मिनट वाला वीडियो बना दो, तो यार क्या 5 मिनट की वीडियो में आपको क्या बताऊं? इंट्रोडक्शन तो 1-2 मिनट में निकल जाता है ऐसे ही, तो फिर उसमें डिटेल में कवर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से बताना है मुझे हर एक चीज को लाइन बाय लाइन बिल्कुल आपको
क्लियर कराना है सारी चीजें, हर चीज का कवर कराना है तो मुश्किल होगा थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर प्लीज आपको वीडियोस जल्दी चाहिए, मतलब थोड़ा सा मुझे तो यार एनर्जी दो ना, तो एनर्जी कैसे दे सकते हैं आप? मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई आपको किस तरह की कंटेंट चाहिए और किस टॉपिक में बनाओ, या थोड़ा सा फास्ट बनाओ, स्लो बनाओ, तो आप प्लीज बोला करो यार, ठीक है? अच्छा लगता है, ठीक। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों को भेजें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर जो है मुझे मेरा नंबर दिया हुआ रहता है अक्सर डिस्क्रिप्शन पे, तो प्लीज मैसेज मी और ईमेल मी, यू कैन डू वट एवर यू वांट, ठीक है? तो तब तक के लिए हैप्पी हैप्पी रहो और स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।